हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगी। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम जिस टॉपिक को अपनी डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे उसका नाम है एमपीएस, यानी मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। अभी मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल होता क्या चीज़ है और ये हमें कहाँ कहाँ हेल्पफुल होता है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। खास तौर पे जो हमारे न्यू कमर्स है ये टॉपिक उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। देखिए, मैंने अपने पिछले टॉपिक्स के अंदर डिस्कस किया था कि सेल फोरकास्टिंग क्या होती है और सेल फोरकास्टिंग की क्या अहमियत होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स सिस्टम को रन करने के लिए। क्योंकि सेल्स हमारा एक ड्राइविंग सीट होती है और उसको रन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें डिस्कस किया है। आज हम बात करते हैं सेल फोरकास्ट से एक चीज़ ड्राइव होती है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। सेल फोरकास्ट को हम समझते हैं कि एग्रीगेट प्लानिंग हो रही है कि हमें मजमूई तौर पर 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी और हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट इन दिनों में कहाँ कहाँ होगा। अब एमपीएस क्या चीज़ है? एमपीएस उन चीज़ों को तोड़ता है अपने 1 महीने में, उसकी उसकी डिमांड को उसको डिवाइड कर देता है, यानी डिसएग्रीगेट कर देता है। अब एक चीज़ प्रोडक्ट ए फॉर एग्जांपल आपको 6 मंथ के अंदर चाहिए थी 600, तो यानी जब हम एमपीएस अपनी शेड्यूलिंग करने जाएंगे उस चीज़ को, तो हमें पता होगा कि नेक्स्ट मंथ के अंदर हमें सिर्फ 100 यूनिट चाहिए। कोई चीज़ अगर 500 चाहिए तो उसको डिवाइड बाय 6 कर देंगे तो जो यूनिट बनते हैं वो हमें अगले मंथ के लिए चाहिए। यानी हमने अपनी एग्रीगेट प्लानिंग को डिसएग्रीगेट कर दिया और उसको तोड़ दिया 6 महीनों के अंदर कि हमें ये चीज़ें चाहिए होंगी। इससे किसी होगा ये कि हम हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम किन चीज़ों को बेहतर तरीके से दे सकते हैं, परचेज के थ्रू किन किन चीज़ों को शेड्यूल कर सकते हैं कि कौन सा रॉ मटेरियल कब आना चाहिए, कौन सा पैकेजिंग मटेरियल कब आना चाहिए। हमें पता होगा कि किसका मटेरियल ऑन हैंड में है तो कौन सी प्रोडक्ट हम पहले चलवा दें। अब देखिए उसमें रिक्वायरमेंट होती है। अब जब फोरकास्ट आ गई तो उसके अंदर क्लासिफिकेशन भी हुई होती है कि कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी ए है, कौन सी बी है, कौन सी सी है और कितना आपके पास ऑन हैंड रखा हुआ है और इमीडिएट बेसिस में पहले 10 दिन के अंदर किन चीज़ों की पहले डिमांड आएगी, फिर किन की आएगी, फिर किन की आएगी। अच्छा, अब 3 आइटम है, फॉर एग्जाम्पल तीन तीन एसक्यूज हैं, ए बी सी। ऐसे तो मल्टीपल एसक्यूज होंगे, मैं सिर्फ 3 की एग्जाम्पल लेता हूँ। एक की 100 यूनिट्स, एक 20 यूनिट्स और एक 80 यूनिट्स। ये 3 यूनिट्स हो गए 200, यानी ये 200 कार्टन यानी 200 यूनिट्स जो है वो आप पर मंथ बिल्कुल सुकून से 8 से 10 घंटे की शिफ्ट के अंदर कवर कर सकते हैं। और फोरकास्ट भी आपको ये कहती है कि 100 यूनिट जो है मुझे इस महीने चाहिए, यानी नेक्स्ट मंथ चाहिए। अब उन 100 यूनिट्स के अंदर अगर देखा जाए तो अब कैटेगरी ए के कितने यूनिट्स थे, बी के कितने थे, सी के कितने थे, तो उसका शेड्यूल आपने अपनी प्रोडक्शन को देखते हुए देना है कि ये तीनों प्रोडक्ट ही आपके पास होनी चाहिए और कितनी कितनी होनी चाहिए। क्योंकि जाहिर बात है कि एक यूनिट की अगर 100 यूनिट्स मांगे, 80 यूनिट्स मांगे, तो वो एक साथ ही तो आप रिलीज नहीं कर दोगे। हो सकता है मल्टीपल पार्टीज का ऑर्डर हो और वो 80 यूनिट्स कोई 4 पार्टीज ने मांगे हो आपसे। इसी तरह बी यूनिट्स भी किसी एक पार्टी का ऑर्डर ना हो, किसी मल्टीपल 3-4 पार्टीज का ऑर्डर हो। और सी यूनिट जो है वो भी किसी एक पार्टी का ना हो, मल्टीपल 3-4 पार्टी का ऑर्डर हो। तो आपने जो उसको डिसएग्रीगेट करना है तो उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पहले किनका रॉ मटेरियल मौजूद है, पहले जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है उसको आपने अपनी प्रायोरिटी में पॉइंट 1 देना है, फिर पॉइंट 2 देना है, फिर पॉइंट 3 देना है। अब उसकी एक साथ पूरी क्वांटिटी नहीं बना लेनी, आपने इस तरीके से डिवाइड करना है उन चीज़ों को कि आपको पता हो कि 1 2 3 के बाद फिर दोबारा 1 2 3 का साइकिल चले और पूरे महीने के अंदर ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाए। अब जिन चीज़ों की मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, तमाम चीज़ें अवेलेबल है आपके पास, ऑन हैंड में है आपके, तो आपने उनको पहले लेके चलना है। ये एमपीएस बेसिकली आपकी प्रोडक्शन को अलाइन करता है, आपकी मशीनरी को, आपके रिसोर्सेज को अलाइन कर रहा होता है ताकि आप डिमांड को रियल टाइम के अंदर फुलफिल कर सकें। विदाउट एमपीएस तो आपको पता नहीं होगा, जितनी फोकास होगी जो बनेगा हिसाब किताब, वो तो आप पूरा का पूरा एक साथ बना दोगे। ऐसा नहीं करना, आपने डिमांड देखते हुए चलनी है, आपने अपनी मशीन की कैपेसिटीज को देखते हुए चलना है, आपने अपनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट देखते हुए चलना है।
तो रिक्वायरमेंट आपको सेल्स डिवीजन आराम से दे देता है, आपको खुद भी अंदाजा हो जाता है, आप खुद भी फोकस कर लेते हो। तो एमपीएस बेसिकली आपकी प्रोडक्ट, आपकी टोटल सेल्स को पहले एग्रीगेट प्लानिंग को डिसएग्रीगेट प्लानिंग में कन्वर्ट करता है, फिर उसके हिसाब से प्रोडक्शन को शेड्यूल देता है कि कब किस टाइम कौन सी प्रोडक्शन रन करनी है। इसी हिसाब से जो मटेरियल, जिनके रॉ मटेरियल या पैकेजिंग मटेरियल नहीं होते, तो आप मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग वालों को मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग साइड पे इनपुट देते हो अपना कि इस मटेरियल को मुझे इस डेट को चाहिए, क्योंकि इस डेट तक मेरी ये प्रोडक्ट चल रही है, तो फिर ये प्रोडक्ट जो है वो अब इस डेट को आएगी। यानी आप पूरे सर्कल को रन कर रहे होते हो अनइंटरप्टेड चलने के लिए। एमआरपी 1 एमपीएस के कनेक्टेड होता है। एमआरपी 1 बेसिकली मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग के लिए या मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है, और यहाँ पर आपकी शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और शेड्यूलिंग आपको मिलती ही एमपीएस से। यानी आप जो एग्रीगेट प्लानिंग है, जब तक उसको डिवाइड नहीं करोगे, अपनी प्रोडक्शन को नहीं समझोगे, अपनी मशीनों को नहीं समझोगे, किस मशीन पे क्या चीज़ चलानी है और कब चलानी है और कितनी चलानी है, और फिर जितना टाइम चलेगा उसको चलाने में, उस टाइम तक किस मटेरियल को आना चाहिए, पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप एफिशिएंट प्लानिंग कर सको। यानी टोटल इन शॉर्ट अगर हम समझें कि टोटल जो फोरकास्ट थी उसको हमने पर मंथ में कन्वर्ट किया। पर मंथ में कन्वर्ट करने के बाद अपनी प्रायोरिटीज को, अपने कैपेसिटीज को सेट किया, और फिर जो चीज़ें शॉर्ट थी उनको अलाइंड किया एज पर योर प्लान। आई होप आज का डिस्कशन आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहा होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इन डिटेल अपने मैं नए टॉपिक में एमआरपी 1 और एमआरपी 2 से रिलेटेड डिस्कशन करूँगा, तो वो भी आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन रहेगा, तो इंतज़ार कीजिएगा वीडियो का। बहुत शुक्रिया, आपका ख्याल रखिए। Here we go.